सबसे पहले तो ये बताइए कि वोटिंग क्या इशारा दे रही है, फिर आगे चलेंगे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, मैंने कल भी आपको कहा था कि जिस प्रकार से मौसम खराब है, सुबह में अच्छी वोटिंग होगी, बीच में वोटिंग नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि एक बार 4 बजे के बाद एक और दौर हो सकता है वोटिंग का। लेकिन बात वोटिंग की नहीं है, बात परसेप्शन की है, बात समीकरणों की है। मैं अभी देख रहा था कि राजा भैया वोट डालने के बाद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की एंटी कॉम्बेंसी है। तो ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या संकेत है? दूसरी चीज अगर आप देखेंगे अनोखी, आप अमेठी की बात करते हैं जो बड़ी हाई फाई सीट है, और वहां के जो राजा हैं, राजा संजय सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, पति पत्नी दोनों, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? स्मृति ईरानी जी ने क्या सुंगा दिया है उनको? कहीं बेहोश तो नहीं है वो? तो ये सारी चीजें जताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस ओर ले जा रही है। अब मैं राजा भैया की बात पे फिर वापस आता हूं कि राजा भैया को साधने के लिए पिछले 10 दिन से शाम धाम दंड भेद सब हथियार अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो सदे नहीं है। वो सदे नहीं है, उन्होंने दिखा दिया है कि आपकी औकात क्या है। और अगर मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूं कि दिल्ली वाले भाई साहब अगर यूपी वाले बाबा को कह देते, तो बाबा तो वहीं बुला के कह देते, और बाबा का आदेश होता उनके लिए, और बाबा के आदेश का पालन होता। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरह से क्यों इग्नोर कर रहे हैं अपने लोगों को। अगर आपको संजय सिंह का प्रयोग नहीं करना था तो आप उसको लाएं क्यों? आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई संजय सिंह का वहां पे कोई असर नहीं है, संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। संजय सिंह वहां के राजकीय खानदान से हैं, और भाई उनका तो अमेठी में कोई इग्नोरेंस हो, मुझे तो लगता नहीं। कांग्रेस के लंबे समय से, चाहे वो संजय गांधी सबसे पहले चुनाव उनके साथ लड़े हों, उनके सहपाठी रहे हों, जो भी हों, राजनीतिक सहपाठी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, लगातार वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ाते रहे और महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। वो बाद में वो सुल्तानपुर से लड़े, राज्यसभा में रहे, तमाम चीजें हुई। भारतीय जनता पार्टी उनको लेती भी है और भारतीय जनता पार्टी उनको इग्नोर भी करती है। तो इससे क्या भारतीय जनता पार्टी ये जताना चाहती है कि हम बिना उनके चुनाव जीत लेंगे? हम तो जीत ही रहे हैं। या कहीं ये माना जाए कि स्मृति ईरानी ये नहीं ठप्पा लगवाना चाहती कि मैं संजय सिंह की वजह से जीत गई हूं? क्योंकि आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 2022 में कि स्मृति ईरानी ने जानबूझ के उनको चुनाव हरवाया गया। ये भी खबरें वहां लोकल में चल रही, और बहुत गुस्से में, तो उनके जो समर्थक, उनके जो वोटर हैं, वो बहुत गुस्से में है। तो ये जो धरातल पे, हाँ, इस बार का रुझान स्मृति ईरानी की सीट पर क्या कह रहा? देखिए, इस बार का रुझान ये कह रहा है कि जिस बात पे मैं अभी बात कर रहा हूं, राजा के जो समर्थक हैं वो 100% नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार से, और वो बदला लेना चाहते हैं 2022 का। इसके अलावा अगर जो दूसरे लोग हैं, आप वहां राजीव गांधी के नाम को इग्नोर नहीं कर सकते। आज भी वहां राजीव गांधी को एक देवता स्वरूप व्यक्ति माना जाता है। 40 साल पुरानी घटनाएं उन लोगों की याद है, तो राजीव गांधी को उस सीट से इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मैं थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लेते हुए बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से 98 में अजीत सिंह चुनाव हार गए थे बागपत से, और बाद में लोगों ने ये कहा था कि भाई हमसे गलती हो गई, जाने अनजाने भूल हो गई, हम तो थोड़ा सा चाह रहे थे कम वोटों से जीते, इनको एक झटका मिल जाए, और ये तो हार ही गए। तो उनको बड़ा दिक्कत हो रही थी, और उनको लग रहा था कि हमसे जो है बड़ा अपराध ये हो गया, और ऊपर वाले ने उनको 1 साल के बाद ही अपराध सुधारने का मौका दे दिया, और फिर वो लाखों वोटों से जीते थे, और कई किसानों ने वहां आत्महत्या कर ली थी। वो परिस्थितियां मैं इस बार अमेठी में देख रहा हूं, क्योंकि अमेठी की जनता को ये लग रहा है कि हमसे ये जाने अनजाने अपराध हो गया है, और जो उनका अपराध बोध है उसको मिटाने के लिए इस बार वो बदला लेना चाहते हैं। ये चुनाव इस ओर जा रहा है। जबकि आप देखेंगे वहां की धांधली वाली घटनाएं सामने देखी गई, कहीं छिनैती वाली घटनाएं सामने आई। रायबरेली में आज दिन भर मार मची रही, तो रायबरेली में नहीं, रायबरेली में नहीं, भरत जी आपको पता नहीं है, रायबरेली में लू थोड़ी ज्यादा चल रही बाकी जगह के मुकाबले। और आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, वहां इस बार ईवीएम को भी लू लग गई है। आप समझ रहे हैं, ईवीएम को लू लग गई है। हाँ, आप सोचिए कि नई ईवीएम आई है वहां पे,
क्योंकि वहां तो वो सीट तो क्लियर है, उस पर तो कोई कहना सुनने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी औसत बुद्धि के व्यक्ति से भी पूछते हैं कि रायबरेली पे कौन जीतेगा, तो कह रहे राहुल गांधी जीतेगा। तो जब उनको पता है औसत बुद्धि वाले व्यक्ति को, तो ये बड़ी बुद्धि वाले बैठे हैं, इन्होंने तो डबल बुद्धि लगा रखी है ऐसे, तो वो वहां पे फिर जो है चीजें कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से इस चुनाव में हम देख रहे हैं, और खासकर जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव आयोग, जिस तरह से चुनाव आयोग हरकतें कर रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो अपनी एक साख है वो खत्म होती जा रही है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कई सारे बूथों पे जिस प्रकार से इस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्या वहां पे इतने सारे लोग हैं चुनाव आयोग में, 2 लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, 4 भ्रष्ट हो सकते हैं, टीम के कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, क्या 100% लोग भ्रष्ट हो सकते हैं? क्या चुनाव आयोग में इससे पहले और इसके बाद में कोई रहने आने जाने वाला नहीं है? इसी चुनाव आयोग में टीएन सेशन भी होते थे। और आज जो व्यक्ति बने हैं, अगर वो ठीक काम करेंगे, क्या सरकार उनको हटा देगी? और हटा देगी तो आपको अच्छा करने के बाद भी हटा सकती है। तो ये क्या ये लोग ये बुद्धि नहीं लगा रहे क्या? तो मुझे लगता है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मुझे आज चुनाव आयोग लग रहा है। और देश की जनता में जोश है, देश की जनता में विरोधियों को जिताने का, बदलाव का एक जोश दिखाई दे रहा है, जो आपने 2 घटनाएं कल देखी हैं। अयोध्या की सीट पर भी सर आज संघर्ष करती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या जिस सीट पर कहा जा रहा था राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और बहुत दुनिया में कमाल हो गया, लहर चल गई, वो होती हुई अयोध्या पर दिखाई नहीं दी। फैजाबाद की सीट के ऊपर आज बेहद संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि 60-40 का रेशियो हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। डॉक्टर राकेश भरत जी अगर 1 सेकंड मुझे और देंगे अयोध्या वाले मामले पे, बस एक कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अयोध्या में 2 घटनाएं हुई है जी। एक तो लल्लू सिंह ने भाषण दिया था, अगर आपको याद होगा, कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। और संविधान बदलने का मुद्दा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था, जो सबसे बड़ा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है और धरातल पे दिख रहा है, ऐसा नहीं है खाली चर्चा हो रही। दूसरा जो मुद्दा है कि जो राम लहर चल रही थी जनवरी में, वो फरवरी आते आते मार्च में समाप्त हो गई, धूमिल हो गई। आज राम मंदिर का नाम लेने को कोई राजी नहीं है। अगर कोई साइलेंट वोटर राम मंदिर के नाम पे वोट डाल के भी आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, लेकिन कहीं राम मंदिर का मुद्दा आपको उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान फैजाबाद में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर राकेश पाठक जी, पांचवा चरण, 4 चरणों में तो हमने देखा क्या हुआ, क्या हश्र हुआ। पांचवा चरण आते आते ये तिलमिलाहट, ऐसी तिलमिलाहट, और शाम चरण से पहले ही एक वीडियो आ गया, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 5वां चरण कैसे देख रहे हैं, किधर जाता हुआ आपको दिख रहा है ये चरण? देखिए, 5वें चरण में आज सुबह से जो घटनाएं हो रही हैं जी, और आज सुबह से क्यों, अगर झांसी की घटना को जोड़ लें तो कल रात से जी, जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी के एजेंट्स उस फॉर्म पर दस्तखत करा लिए जिस पर मतदान के बाद दस्तखत होना थे जी, और आज दिन भर जिस तरह से ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं, बदली जा रही हैं, जहां तक मुझे याद है 12:30-1 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि 47 ईवीएम मशीनें बदली गई। और तमाम सारे नज़ारे हैं। एक वो नज़ारा जिसका जिक्र हम लोग अभी अनौपचारिक बातचीत में कर रहे थे कि एक लड़का 8 फर्जी वोट डाल जाता है, वो अपना खुद का वीडियो बना रहा था इसलिए पकड़ में आ गया। अगर वो वीडियो नहीं बना होता प्रज्ञा, तो क्या सचमुच इस देश को कभी मालूम पड़ता कि फर्रुखाबाद के एटा में किसी बूथ पर इतने इतने वोट इस तरह से डाले गए? अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिए। 8 वोट एक बूथ पर अवैध, 543 सीटों पर इस देश में, 543 में से 300-400 सीटों पर अगर इस तरह से 8 वोट, 18 वोट, 28 वोट फर्जी डले हों, जिनके वीडियो आपके पास नहीं है, जिनकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो परिणाम किस दिशा में जाएगा? आज भी रायबरेली में जो कुछ हो रहा है, एक वीडियो हमने देखा है कि कोई लड़का सिर पर एक पट्टा बांधे, वो ऐसा एक पोस्टर लिए है पूरा, यानी मशीन का प्रिंट आउट जैसा है, वो अंदर बाहर बड़े आराम से जा रहा है मलिक साहब, और वो वोट बता रहा है, अंदर वोट बता रहा है इशारा करके कि ये यहाँ। और हाँ, पुलिस वाले सर देखिए, पुलिस खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है, पुलिस खड़ी हुई है। रायबरेली में बूथ नंबर 312 पर कांग्रेस का बस्ता ही उठा ले गए बीजेपी के लोग।
तो अगर चुनाव इस तरह से हो रहा है तो 4 जून को हम लोग क्या नजारा देखेंगे? वो जो शौक बहराइची का एक शेर है बहुत फेमस, हम लोग सब पढ़ते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, वो सब मैं उसको थोड़ा सा बदल कर कहना चाहता हूँ। बर्बाद इलेक्शन करने को बस एक अनिल मसीह काफी था, बर्बाद इलेक्शन करने को बस एक अनिल मसीह काफी था, हर बूथ पे अनिल मसीह बैठा है, अंजाम इलेक्शन क्या होगा? तो आप सोच लीजिए, अगर हर बूथ पर अनिल मसीह बैठा है तो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, उल्टा चश्मा हो, आप चश्मा सीधा करके भी अगर देखेंगे तो नजारा यही दिखाई देगा। तो सर ये छटपटाहट कहती क्या है? ये छटपटाहट ये कहती है कि 4 चरणों में जो कुछ वे नहीं कर पाए थे, आज सहित अगले 2 चरणों में वो सब कर गुजरेंगे। वे अब बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करके जो कुछ जैसे भी संभव होगा वो सब करेंगे। हम लोग तो उस दौर के पत्रकार हैं, भाऊ आ गए हैं, मलिक साहब हैं, आप सब हैं, अमिताभ जी, प्रेम जी, हम सब लोग उस दौर के हैं जिन लोगों ने कागज के मतपत्र से मतदान होते हुए देखा, उसकी गिनती होते हुए देखी, 24 घंटे 36 घंटे गिनती। एक चीज है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने कल जो ट्वीट किया, इससे सख्त ट्वीट उन्होंने आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो संविधान में भरोसा नहीं करते हैं, हमारी सरकार आई तो ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेंगे, पीढ़ियां याद रखेंगी। तो इस तरीके का ट्वीट और परसों कल ही जो भीड़ आई उनकी रैलियों में, आज जो भीड़ आ रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग और पर्चियां लूटना, आज कितनी खबरें आ रही हैं, इन सब में लगी हुई है। तो क्या इन विरोधाभासी चीजों में क्या देख रहे हैं आप? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? नहीं, इसमें कोई भरत, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बहुत स्पष्ट है। कॉन्फिडेंस राहुल गांधी के पास है, विपक्ष के पास है, इंडिया गठबंधन के पास है। ओवर कॉन्फिडेंस मोदी, शाह, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ के पास है। पता नहीं आप किस रैली और आमसभा की बात कर रहे थे कल की, जिसमें लोग कह रहे हैं, तमाम सारे वीडियोस हैं, लाखों लोग आए थे। मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई घटना कल उत्तर प्रदेश में हुई थी, क्योंकि मैं आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान और ट्वीट पर भरोसा करना चाहता हूं, जिसमें वे कह रहे हैं कि 2 लड़के यूपी में आए थे, भीड़ नहीं थी इसलिए बैरंग लौट गए। तो इसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहना चाहता हूं। कल से आप लोग जो ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो दिखा रहे हैं, वे एआई तकनीक से बने हुए हैं, या हो सकता है मंगल ग्रह पर ऐसी कोई सभा हुई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जानकारी के मुताबिक 2 लड़कों की सभा में भीड़ आई ही नहीं थी, इसलिए वे बैरंग लौट गए थे। भरत, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वो है जिसमें विपक्ष का एक नेता उन लोगों को चेतावनी दे रहा है जो संविधान की शपथ लेकर चुनाव कराते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग में बैठे हुए लोग, उन्हें बता रहा है कि अब भी सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है। अब जनता को तय करना है कि इतनी सारी अनियमितताओं के बीच भी अगर वो सचमुच में अपनी मंशा का वोट डाल पाई, डालने में कामयाब हुई, और ये गिनती कल सुबह के बाद अगले 10 दिन में फिर न बढ़ जाए 50-60 लाख, जैसे 4 चरणों के बाद 1,07,00,000 बढ़ गए हैं, ये भी दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। इतने दिन बाद 1 करोड़ वोट भाऊ कैसे बढ़ गए भाई? हम और आपने तो कितने चुनाव कवर किए हैं बतौर रिपोर्टर। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं तो पत्रकार होने से पहले सरकारी नौकर था, शिक्षक था। मैंने तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 में ड्यूटी की है भाऊ मलिक साहब, और फिर पत्रकार के रूप में भी सारे चुनाव देखे हैं सामने। इतने वोट कम बढ़ जाते हैं भाई? वो दौर था जब न मोबाइल थे, न सड़कें अच्छी थी, न कोई संवाद का इतना साधन नहीं था सिवाय पुलिस के वायरलेस सेट के। आज तो डिजिटल वर्ल्ड में शाम को फॉर्म 17 भरने के बाद सारा मतदान हाथ में होता है, आपकी हथेली पर, निर्वाचन आयोग के अपने कंप्यूटर पर, उनके अपने सर्वर पर, सब कुछ। और SY कुरैशी कह रहे हैं कि अगले सुबह के 7 बजे भी मान लेते हैं, जो खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उसके बाद इतने दिन तक वोट बढ़ ही नहीं सकते, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। क्लियर तौर पर क्या चुनाव आयोग नमक का कर्ज अदा कर रहा है? बिल्कुल नमक का कर्ज ही अदा कर रहा है, और वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं है। आप लोगों को गलतफहमी है।
जरा एनडीए गठबंधन के घटक दलों की सूची देखिए, उसमें एक अदृश्य स्याही से लिखा हुआ है केंद्रीय चुनाव आयोग। वो एनडीए गठबंधन का एक घटक दल है, नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल एक पार्टी है। वो पन्ना प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे तीनों निर्वाचन आयुक्त। ये आपके चैनल पर मैं बाकायदा खुले शब्दों में कह रहा हूं।